बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students. My name is Mrs. Ambreen Nadeem, SS Physics, Divisional Public School and College, Sahiwal. Class 9th Physics. Chapter number 3, Dynamics. Today's topic. Today we are going to learn about uniform circular motion, centripetal force and centrifugal force. Objective. At the end of this lesson, students will be able to understand the concept of circular motion and able to differentiate between centripetal and centrifugal force, and also able to solve numericals by using formula F is equal to mv square divided by r. So we are going to start our last topic of this chapter, that is topic number 3.4, uniform circular motion, and we are going to discuss this topic with the help of example. सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे एक स्ट्रिंग। आपको एक डायग्राम में नज़र आ रहा है कि एक स्ट्रिंग कंसीडर किया हुआ है और स्ट्रिंग के साथ एक मैस अटैच है। उस मैस को आप स्टोन भी कह सकते हो कि मैंने स्ट्रिंग के साथ स्टोन को अटैच किया हुआ है, और अटैच करने के बाद मैंने अपने हाथ की मदद से इसको रोटेट करवाना शुरू किया। जैसे मैं इसको अपनी हाथ की हाथ से रोटेट करवाऊंगी विद वेलोसिटी v, और जो बहुत हायर वेलोसिटी होनी चाहिए, तो स्टोन मूव करेगा सर्कुलर पाथ में विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, और इस सर्कुलर पाथ की मूवमेंट को या इस तरह की मोशन को कहते हैं सर्कुलर मोशन। दिस फिगर शोज सर्कुलर मोशन ऑफ स्टोन अटैच्ड विद स्ट्रिंग. Now we are going to discuss the definition of circular motion. The motion of an object in a circular path is known as circular motion. कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में मूव करे तो उस मूवमेंट को कहते हैं सर्कुलर मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। जब टॉपिक स्टार्ट किया था टॉपिक नंबर 3.4, तो टॉपिक का नेम था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, लेकिन हमने सिर्फ अभी तक सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा, हमने यूनिफॉर्म को डिस्कस नहीं किया। तो कहते हैं कि यूनिफॉर्म का क्या मतलब है, उन्होंने यूनिफॉर्म का वर्ड साथ में क्यों लगाया। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम, या आप कह सकते हो एक जैसी, या इक्वल डिवाइडेड फॉर्म, तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्म। अब जब मैंने स्टोन को स्ट्रिंग के साथ अटैच किया और स्टोन के रोटेशन को स्टार्ट किया, तो हर एक पाथ में जितना भी स्टोन ने डिस्टेंस कवर किया वो यूनिफॉर्म डिस्टेंस था। यूनिफॉर्म मीन इक्वली डिवाइडेड डिस्टेंस। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपने देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उस तरह की मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर आपको याद हो इनर्शिया के बारे में, जब आपने चैप्टर स्टार्ट किया था तो आपने इनर्शिया की डेफिनेशन पढ़ी थी, और अकॉर्डिंग टू इनर्शिया हर एक बॉडी की अपनी प्रॉपर्टी होती है कि वो रेस्ट पोजीशन में रहना चाहता है या वो मोशन में, और जब भी आप किसी बॉडी को मूव करवाते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता है ड्यू टू इनर्शिया। लेकिन इस केस में आपका जो ऑब्जेक्ट है, आपका जो मैस है, वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो कहते हैं कि व्हाई इट इज मूव इन सर्कुलर पाथ, ऐसी कौन सी फोर्स है जो स्टोन को मजबूर कर रही है कि उसने सर्कुलर पाथ में ही मूव करना है। तो ऐसी फोर्स जो मैस को या ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करवाए, दैट फोर्स इज कॉल्ड
सेंट्रीपिटल फोर्स। डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किस फॉर्म में मूव कर रहा है, सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रहा है, और किस फोर्स की वजह से मूव कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। कंसीडर द बॉडी टाइट एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ. Body has tendency to move in a straight line due to inertia. Inertia की वजह से हर एक बॉडी की टेंडेंसी होती है कि उसने किस में मूव करना है, स्ट्रेट लाइन में मूव करना है। Then why does body move in circle? The string to which body is tied keeps it moving in a circle by pulling the body toward the center of the circle. The string pulls the body perpendicular to its motion. This pulling force continuously changes the direction of motion and remains toward the center of the circle. This center-seeking force is called centripetal force. Next, we are going to discuss the definition of centripetal force. Centripetal force is a force that keeps a body moving in a circle. ऐसी बॉडी जो बॉडी को सर्कल में मूव करवाए उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट आपको एक डायग्राम शो हो रही है। इस डायग्राम में सर्कुलर मोशन को बहुत ही क्लियरली शो करवाया हुआ है हर एक पाथ में। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ मेरा एरो मूव कर रहा है यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये एक मैस है जिसको मैं रिप्रेजेंट करूँगी स्मॉल m के साथ। अब इस मैस ने यहाँ से रोटेट करना शुरू किया, तो इस मैस की टेंडेंसी थी कि उसने किस लाइन में मूव करना है, स्ट्रेट लाइन में मूव करना है ड्यू टू इनर्शिया। लेकिन वो सेंट्रीपिटल फोर्स की मदद से किस पाथ में जा रहा है, सर्कुलर पाथ में, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा फोर्स लगाती है टूवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ। तो जैसे ही इसके ऊपर सेंटर की तरफ फोर्स लगेगी तो वो सीधा जाने के बजाय किस तरफ मूव कर जाएगा, सर्कुलर पाथ में मूव कर जाएगा। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स हर पाथ पे मूव करेगी। फॉर एग्जाम्पल, पहला पाथ कवर किया, अब नेक्स्ट पाथ पे फिर से सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी, वो इसको कहाँ मूव करेगी, टूवर्ड्स द सेंटर। लेकिन मैस की या उस बॉडी की अपनी क्या टेंडेंसी है कि वो स्ट्रेट मूव करेगा ड्यू टू इनर्शिया। नेक्स्ट आप मेरा एरो देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास अब मैस पहुंच गया है इस पोजीशन पे। इस पोजीशन पे फिर उसकी टेंडेंसी है कि वो स्ट्रेट लाइन मूव करेगा, लेकिन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स वो कहाँ मूव कर जाएगा, टूवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ मूव करेगा और दोबारा अपनी डायरेक्शन क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। इसी तरह हर एक पाथ पे उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक्ट करेगी और इनर्शिया भी एक्ट करेगा। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं, नेक्स्ट रोटेट करता 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 वो इस पोजीशन पे आ गया। अब इस पोजीशन पे फिर क्या करेगा, ड्यू टू इनर्शिया स्ट्रेट लाइन मूव करना चाहेगा क्योंकि ये उसकी अपनी टेंडेंसी है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स उसको कहाँ को मूव करवा देगी, टूवर्ड्स द सेंटर, और फिर से वो रोटेट करता हुआ पूरा सर्कुलर पाथ अपना क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। और अब यहाँ से स्टार्ट किया था, ये जहाँ मेरा एरो मूव कर रहा है, अगर आप देखें फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान में अगर आप एंगल बनाएं तो कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनता है। तो 90 डिग्री एंगल मीन्स के दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। और जब परपेंडिकुलर मूव करेंगे तो क्या होगा, एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट हो जाएगा। I hope you can understand centripetal force with the help of this diagram very clearly. अब नेक्स्ट आपको दो फिगर्स नज़र आ रही है, फिगर 3.4a एंड फिगर 3.4b।
फिगर 3.4a में आप देख सकते हैं कि मैस स्ट्रिंग के साथ अटैच है और सेंटीपिटल फोर्स की हेल्प से वो सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है। लेकिन अगर स्ट्रिंग गलती से टूट जाता है, फॉर एग्जाम्पल मेरा स्ट्रिंग अच्छे वाला नहीं था और वो टूट गया, तो अब स्टोन सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगा, अब वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। या आप एरो देख सकते हैं, एरो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। अब वो स्ट्रेट लाइन में मूव करके बाएं की तरफ गिर जाएगा। स्ट्रेट लाइन में क्यों मूव करेगा? क्योंकि ये उस मैस की टेंडेंसी थी, उसकी प्रॉपर्टी थी कि ड्यू टू इनर्शिया उसने किस लाइन में मूव करना है, स्ट्रेट लाइन में ही मूव करना है। तो अगर आपने उसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाना है तो आपको लास्ट में उसको स्ट्रिंग के साथ क्या करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा। फिगर 3.4a shows a string provide necessary centripetal force and figure 3.4b shows a string is unable to provide the required centripetal force. Now we are going to derive the derivation of centripetal force. अब आपको एक डायग्राम शो हुई है। डायग्राम में एक स्ट्रिंग है जैसे आपने पहले कंसीडर किया था और उसके साथ एक स्टोन अटैच है। स्टोन मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में विद वेलोसिटी v और रेडियस को रिप्रेजेंट किया हुआ है स्मॉल r के साथ। और आपने जब चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर के स्टार्ट में आपने डेफिनेशन पढ़ी थी फोर्स की, इनर्शिया की, मोमेंटम की। अगर किसी भी बॉडी में या किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन आ जाए, वो अपनी रेस्ट स्टेट को चेंज कर दे, तो उसमें प्रोड्यूस हो जाता है मोमेंटम और एल्सरेशन प्रोड्यूस हो जाता है उसमें। तो वही एल्सरेशन हमने फाइंड करना है कि कितना एल्सरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, और उस एल्सरेशन को कहेंगे हम सेंट्रीपिटल एल्सरेशन। लेट अ बॉडी ऑफ मास m move with uniform speed v in a circle of radius r. The acceleration produced by the centripetal force Fc is given by centripetal acceleration, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल a with c is equal to v square divided by r, और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, हमने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा था, डेट F इज इक्वल टू एम ए, और मैंने साथ में C अटैच किया हुआ है, C लगा है फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। अब F इज इक्वल टू एम ए, मैस मेरे पास चेंज नहीं होगा, मैस की वैल्यू वही रहेगी। सिर्फ मुझे क्या करना है, जहाँ पे A पुट है, A की जगह मुझे पुट कर देना है v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो नेक्स्ट इक्वेशन में आपको नजर आएगा एफ सी इज इक्वल टू एम, और ए की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। दिस फाइनल इक्वेशन शोज सेंट्रीपिटल फोर्स नीडेड बाय द बॉडी मूविंग इन अ सर्कल डिपेंड्स ऑन mass m of the body, square of its velocity v, and reciprocal of the radius r of the सर्कल। तो ये जो आपने फाइनल इक्वेशन फाइंड की है, इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन की हेल्प से आप आगे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करोगे, और ये इक्वेशन होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की, दैट F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। नेक्स्ट हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फिगर नज़र आ रहा है आपको, फिगर में एक स्टोन है जो कि स्ट्रिंग के साथ अटैच है और किस फॉर्म में मूव कर रहा है, सर्कुलर मूव कर रहा है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स में आपने पढ़ा कि सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसी फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को टूवर्ड्स द सेंटर मूव करवाती है। हर एक ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे ड्यू टू इनर्शिया, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स उसको कहाँ मूव करवाती है, टूवर्ड्स द सेंटर, इसलिए वो कंप्लीट करता है अपना सर्कुलर पाथ। लेकिन न्यूटन्स थर्ड लॉ में आपने पढ़ा एवरी एक्शन हैज़ रिएक्शन, हर एक एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन। अगर यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है एज अ एक्शन, तो उसका कोई ना कोई रिएक्शन भी होगा।
तो उसकी रिएक्शन फोर्स को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ऑब्जेक्ट को टूवर्ड्स द सेंटर मूव करवा रही है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पर रिएक्शन फोर्स लगाएगी और वो ऑब्जेक्ट को अवे फ्रॉम द सेंटर मूव करवाएगी। तो एक फोर्स ऑब्जेक्ट को टूवर्ड्स सेंटर लेके जा रही है, एक फोर्स अवे लेके जा रही है, इसलिए ना तो ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ जा रहा है ना तो ऑब्जेक्ट अंदर की तरफ आ रहा है और अपना पूरा सर्कल क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑब्जेक्ट पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगाती, कोई रिएक्शन फोर्स नहीं लग रही, सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो ऑब्जेक्ट को अंदर की तरफ मूव करके ले आएगी। कंसीडर अ स्टोन एज शोन इन फिगर 3.4c tied to a stone moving in a circle. The necessary centripetal force acts on the stone through the string that keeps it to move in a circle. According to Newton's third law, there exists a reaction to this centripetal force. Centripetal reaction that pulls the string outward is sometimes called the centrifugal force. Next, we are going to discuss the applications of centripetal and centrifugal force. So first we are going to discuss the application of centripetal force, that is called banking of the road. Next आपको एक फिगर नज़र आ रहा है, फिगर में एक कार है जो कि स्ट्रेट रोड पे मूव नहीं कर रही बल्कि थोड़ी सी कर्व्ड पाथ पे मूव कर रही है। कि आपकी रोड कैसी है, थोड़ी सी अपवर्ड है एक एज से, तो इसी अपवर्ड रोड को या एक एज को जब थोड़ा सा अपवर्ड कर देते हो या आउटवर्ड करवा देते हो तो उस चीज़ को कहते हैं बैंकिंग ऑफ द रोड। अब अगर गाड़ी स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है तो उसको बैंकिंग ऑफ रोड की ज़रूरत क्यों पड़ी। फॉर एग्जांपल गाड़ी स्ट्रेट रोड पे मूव करते करते उसको अचानक से यू टर्न लेना पड़ा, तो जैसे ही उसने यू टर्न लिया उसको सर्कल पाथ में मूव करना पड़ा। तो ऐसी फोर्स जो बॉडी को सर्कल पाथ में मूव करवाती है उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और अगर आपका सर्कुलर पाथ छोटा है तो आपका रेडियस भी क्या हो जाएगा, कम। रेडियस कम होने की वजह से आपकी गाड़ी का क्या हो सकता है, एक्सीडेंट। आपकी गाड़ी टर्न लेते लेते दूसरी साइड पे गिर सकती है। लेकिन अगर आप बैंकिंग ऑफ रोड यूज़ करोगे, एक साइड से रोड थोड़ी आउटवर्ड होगी, तो जैसे ही आप सर्कुलर पाथ में मूव करोगे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगी तो बॉडी का सारा वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड। यहाँ पे आपको फिगर में नज़र आ रहा है, ये आपने एक एरो से शो करवाया हुआ है कि बॉडी का जितना भी वेट है वो एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड। तो इस डाउनवर्ड वेट एक्ट करने की वजह से उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगी, लेकिन वो गाड़ी को गिरने नहीं देगी बल्कि गाड़ी को स्मूथली टर्न ले आएगी गाड़ी में। और आपके टायर का और रोड के दरमियान में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कम नहीं होने देगी। तो अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम नहीं होगी तो आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट भी नहीं होगा। सो बैंकिंग ऑफ रोड इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। To take a turn, centripetal force is necessary and force of friction is also necessary. 1 inch raise upward or outward is called banking of the road, and the whole weight of the car acts downward, that is W is equal to mg. Next we are going to discuss the application of centrifugal force, that is washing machine dryer. नेक्स्ट आपको फिगर में वॉशिंग मशीन ड्रायर नज़र आ रहा होगा। आप वॉशिंग मशीन ड्रायर में क्या होता है कि आप जितने भी आपके वेट क्लॉथ्स होते हैं उनको आप ड्राई कर सकते हो। और अगर आप उसकी इंटरनल सरफेस देखो तो इंटरनल सरफेस पे काफ़ी ज़्यादा होल्स प्रोवाइड होते हैं। यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा उसकी इंटरनल सरफेस पे बहुत छोटे छोटे होल्स हैं। अब होता क्या है वॉशिंग मशीन ड्रायर में कि जैसे ही आपने इसको स्टार्ट किया
तो ये अपने ही एक्सिस के अलोंग क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो अगर ये अपने ही एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती जाएगी, कम। और फ्रिक्शनल फोर्स कम होती जाएगी तो इसका रेडियस भी क्या हो जाएगा, कम। तो अगर रेडियस कम होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमें ज़्यादा चाहिए, लेकिन फ्रिक्शन ना होने की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स हमें नहीं मिल पाती। तो वॉशिंग मशीन ड्रायर में सेंट्रीपिटल फोर्स तो एक्ट नहीं कर रही। तो दूसरी रिएक्शन फोर्स कौन सी थी हमारे पास, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो रिएक्शन फोर्स थी जो अवे फ्रॉम द सेंटर मूव करती है। तो वॉशिंग मशीन ड्रायर में एक्ट करेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसके अंदर वेट क्लॉथ्स डाल दिए, जैसे इसने स्टार्ट लिया तो स्टार्ट होते इस पे एक्ट की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कपड़ों को बाहर की तरफ मूव करवाएगी और कपड़ों में जितना भी पानी होगा वो भी कहाँ मूव करेगा, बाहर की तरफ। और बाहर की तरफ जबकि छोटे छोटे होल्स हैं तो उन होल्स में से पानी बाहर निकल जाएगा और उसके साथ पाइप अटैच होते हैं तो पानी पाइप के थ्रू बाहर ड्रेन हो जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट टॉपिक दैट इज क्रीम सेपरेटर and it works on the same principle of centrifugal force. Next you can see the diagram of cream separator machine. क्रीम सेपरेटर मशीन का रेडियस बहुत कम होता है। रेडियस कम होने की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा चाहिए, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट नहीं करेगी क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर रहा बल्कि ये अपने ही एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है और इसमें कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं कर रही। तो इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स इसमें एक्ट नहीं करेगी बल्कि इस पे एक्ट करेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द रिएक्शनल फोर्स। और ये रिएक्शनल फोर्स एक्ट करती है अवे फ्रॉम द सेंटर, या आप कह सकते हो आउटवर्ड मूव करवाती है। तो जैसे ही आपने क्रीम सेपरेटर को स्टार्ट किया, जितने हैवी पार्टिकल्स थे वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से आउटवर्ड मूव कर गए और जितने लाइटर पार्टिकल्स थे वो इनवर्ड मूव कर गए। इस तरह क्रीम और बटर दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व द एग्जाम्पल नंबर 3.8। A stone of mass 100 gram is attached to a string 1 meter long. The stone is rotating in a circle with a speed of 5 meter per second. Find the tension in the string. Solution. In given data, m is equal to 100 gram is equal to 0.1 kg. मेरे पास स्टोन का मैस ग्राम्स में गिवन था तो मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया है केजीज में। नेक्स्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, ये भी मेरे पास गिवन है। नेक्स्ट रेडियस इज इक्वल टू 1 मीटर, ये भी मेरे पास गिवन था। मुझे फाइंड क्या करना है, टेंशन। अब टेंशन क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मेरे पास फॉर्मूला गिवन था डेट एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अब सिंपल फॉर्मूला में मुझे वैल्यूज पुट कर दूंगी और मेरे पास आंसर आ जाएगा। टी इज इक्वल टू एम की वैल्यू 0.1 kg, वी की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड और उसका मैंने स्क्वायर लिया और नीचे रेडियस की वैल्यू 1 मीटर। जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करोगे पहले आपको 5 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, 5 का स्क्वायर लेके उसको 0.1 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपने उसको 1 से डिवाइड किया तो आपके पास टेंशन कितनी आ गई, 2.5 न्यूटन। न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है जबकि टेंशन भी एक फोर्स ही है, तो इसलिए मैंने टेंशन के साथ भी न्यूटन का यूनिट ही यूज़ किया। Next, you can solve the self-assessment MCQ. The MCQ is centripetal force is always directed toward the center and has dash components. Option A is 1 component, B option is 2 component, C option is 3 component, and fourth option is no component. I hope you can easily solve this MCQ.
So your home assignment is learn circular motion definition with one example. What is centripetal force? Definition plus example plus formula and plus its diagram. Next, what is centrifugal force? Definition plus diagram. I hope you can easily understand the concept of centripetal force, centrifugal force and uniform circular motion. So your today's topic is completed. Allah Hafiz.